नमस्कार दोस्तों, मैं अपने आज के विषय की चर्चा करूं। इससे पहले मैं थोड़ा अपने कल के वीडियो के इम्पैक्ट की बात करना चाहूँगा, प्रभाव की बात करना चाहूँगा। दोस्तों, कल मैंने वीडियो बनाया था खेलों के ऊपर कि कैसे कुश्ती का जो विश्व चैंपियनशिप थी उसमें से हमारी टीम जो कि 27 तारीख को यानी कल जानी थी, वो टीम जो भारतीय कुश्ती संघ ने अपना नाम विड्रॉल कर लिया है। वो बच्चे नहीं जाएंगे जबकि उनका वीज़ा लग चुका था, पासपोर्ट आ चुका था, उनके पास टिकट आ चुकी थी और सारी तैयारियां कर चुके थे और बच्चे अपने जाने की तैयारी कर चुके थे। तो उसमें क्या था कि टीम ने जब अपना नाम, भारतीय कुश्ती संघ ने जब अपना नाम वापस लिया तो वो बेचारे, उनके जो सपने थे, उनकी तैयारियां थी, वो सारी रखी की रखी रह गई थी, वो सारी बेकार हो गई थी। तो कल मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि कैसे भारतीय कुश्ती संघ और खेल मंत्रालय यानी भारत सरकार की जो ईगो की लड़ाई है, आपस में एक दूसरे के साथ हुआ है, उससे कैसे हमारे देश के बच्चों का जो भविष्य है वो कैसे बर्बाद होने लग रहा है। और ये वीडियो बना के दोस्तों मैंने कल खेल मंत्रालय में और भारतीय कुश्ती संघ में भेज भी दी थी, क्योंकि मेरा एक ये है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ और जिस भी डिपार्ट से संबंधित होती है, गूगल से नंबर सर्च करता हूँ और वहाँ उसको मैं भेज देता हूँ संबंधित विभाग में वीडियो को। तो अब जो खबर आई है दोस्तों वो ये है कि खेल मंत्रालय ने अपनी जिद, अपना अहंकार छोड़ दिया है और वो उन्होंने उस टीम को जाने की अनुमति दे दी है। और वो जो बच्चे हैं, वो 12 खिलाड़ी थे और उनके साथ कोच और स्पोर्टिंग स्टाफ था, वो सारा का सारा अपना तय शेड्यूल के अकॉर्डिंग विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए जाने लग रहे हैं। और वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही वहाँ जाकर अपना जो खेल प्रतिभा है, जो अपना कुश्ती है, वो उसमें अपना वो दिखाएंगे, प्रतिभा दिखाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि वो जो बच्चे हैं वो जरूर मेडल लेके आएंगे। और उसमें 12 जो पहलवान थे, 12 में से 10 तो हरियाणा के थे। तो क्योंकि मैं भी हरियाणा से संबंध रखता हूं, तो मेरा ये फर्ज था कि मैं उन बच्चों की आवाज़ उठाऊं। मैंने उन बच्चों की आवाज़ उठाई, उन खिलाड़ियों की आवाज़ उठाई और वो जो बच्चे हैं अब जाने लग रहे हैं। तो मैं इसके लिए आप खेल मंत्रालय को का भी धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने अपने अहंकार को छोड़ा और वो जो बच्चे हैं वो वहाँ पर गए और उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित है और वो अपना जरूर मेडल लाएंगे और वो उनको जो मेडल के अनुसार इनाम मिलेगा और उनके भविष्य में वो चीज़ काम आएगी। और इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों का भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोग जो मेरी वीडियो को देखते हैं, जो मेरे साथ सब्सक्राइबर के रूप में जुड़ते हैं, उससे मेरा भी हौसला बनता है और मैं इस तरह के जो भी मुद्दे हैं उनको उठाता हूं और हिम्मत के साथ उठाता हूं और उसका प्रभाव भी है। तो सबसे पहले मैंने ये कहना था, इसके लिए मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। अच्छा दोस्तों, अब बारी आती है आज के वीडियो की, आज के विषय की। तो दोस्तों, आपने एक फिल्म देखी होगी स्पेशल 26, अक्षय कुमार की और अनुपम खेर की फिल्म थी कि उसमें कैसे एक नकली इनकम टैक्स की जो टीम बनती है, वो कैसे कैसे जो धन्ना सेठ हैं, पैसे वाले हैं, उनको कैसे इनकम टैक्स के रूप में छापे मारते हैं, ज्वेलर्स के पास छापे मारते हैं, दूसरे व्यापारी हैं उनके छापे मारते हैं और करोड़ों की ठगी करते हैं वो, और वो पकड़ी नहीं जाती। सीबीआई के भी उसके पीछे लगती है और भी पुलिस भी, लेकिन वो टीम नहीं पकड़ी जाती। खैर, ये तो थी एक फिल्म की बात। अब मैं वास्तव में एक ऐसी घटना की चर्चा करूंगा दोस्तों। घटना ये है कि आज मीडिया में खबर आई है कि दिल्ली का एक पॉश एरिया है छतरपुर के अंदर दोस्तों बड़े बड़े धन्ना सेठों के, बहुत बड़े बड़े पैसे वालों के, नेताओं के, उद्योगपतियों के फार्म हाउस हैं। तो एक फार्म हाउस के अंदर कल एक ईडी की टीम ने छापेमारी की और उस ईडी की टीम के अंदर 7 मेंबर थे और उनके पास एक वो जो फार्म हाउस का मालिक था उसका एक चेक भी था, एक या दो कुछ चेक भी ले रहे थे। तो मालिक भी वहीं था। तो वो आकर उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम ईडी से हैं और आपकी ये जो इंक्वायरी करनी है, आपके खातों की इंक्वायरी करनी है। और उन्होंने उसको चेक भी दिखाया उस व्यापारी को और थोड़ी बहुत वो कार्रवाई करके दिखाते हुए, तलाशी लेने के बहाने से या इससे थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी एक्टिंग की होगी। और फिर उसको, उस व्यापारी को कहा कि अगर आपको ईडी से बचना है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग से बचना है, जो कि आप ट्रांजैक्शन करते हैं, इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आपको उनसे बचना है तो आपको मुझे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। तो ईडी से तो दोस्तों आजकल हर कोई डर जाता है और ईडी का तो आजकल ये हाल है कि एक और खबर आई थी कि तमिलनाडु में एक 400 रुपये महीने, 400 रुपये रोजाना का काम किया गया था, दिहाड़ी मजदूर था, उसको भी ईडी ने पकड़ लिया था कि ये 400 रुपये है, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। लेकिन वो तो कह रहा है एक अलग स्टोरी है।
तो स्टोरी थी ये यहाँ ईडी के छापे की छतरपुर की। तो छतरपुर में जब मालिक से उन्होंने ये कहा कि अगर आपको बचना है तो 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, तो मालिक ने कहा कि भाई 5 करोड़ रुपए मैं यहाँ कहाँ से लेके आऊँ, ये तो बैंक खुलेंगे तो मैं आपको दे पाऊंगा 5 करोड़ रुपए। तो उन्होंने उसको वहीं पर एक तरह से हाउस अरेस्ट कर लिया और ये कहा ठीक है आप कल जब बैंक खुलेंगे तब तक आप हम यहीं रहते हैं और आप न इसे गुप्त कार्रवाई है, ये न आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, न आप किसी अपने घर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, और कल आप बैंक खुलेंगे तो हम आपके साथ चलेंगे। और वो सातों के सातों जो पदाधिकारी थे वो उसके पास रहे रात को और सवेरे तक इंतजार किया, और जैसे ही 10 बजे का टाइम हुआ तो वो बैंक में चले गए। उन 7 में से 3 या 4 तो फार्म हाउस पर रह और उनमें से 3 या 4 थे वो उसके साथ बैंक में चले गए। तो वो जो व्यापारी था बैंक में पैसे निकलवाने की एक्टिंग करता रहा, लेकिन वो समझ गया कि ये जो ईडी वाले हैं ये नकली हैं। तो उन्होंने अपने वकील को फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे मेरे पास ईडी की नकली टीम आई हुई है और आप पुलिस को लेके आ जाओ और साथ में ईडी को भी इन्फॉर्म कर दो। और साथ में तब तक उसने बैंक मैनेजर को भी इन्फॉर्म कर दिया। तो अब वो उनका टाइम लेने लगे, ईडी वाले कह रहे निकालो निकालो, फिर वो बहानेबाजी करके यहाँ से पास होना है, यहाँ से पास होना है, बड़ी अमाउंट है। तब तक वो जो वकील था वो पुलिस को लेके न और बैंक में पहुंच गया। लेकिन तब तक एक काम और हुआ कि जो मैनेजर था, कोटक महिंद्रा का मैनेजर था, उसने गेट बंद करने की कोशिश की। तो गेट बंद करने की कोशिश की तो वो समझ गए कि ये गेट बंद कर रहे हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 10 बजे गेट बंद नहीं होता बैंक का मेन गेट। तो वो वहां से भाग गए तब तक, क्योंकि पुलिस पहुंची नहीं थी, और पुलिस का तो आपको पता है कि टाइम पे पहुंचती ही नहीं है, वो तो बहुत देर से पहुंचती है। तो पुलिस तब तक पहुंची नहीं थी, वो भाग गए। और उन्होंने जो उसके फार्म हाउस में उनके दोस्त थे उनको भी इन्फॉर्म कर दिया कि हमारा खेल है, पकड़ा गया, पुलिस आई नहीं और फटाफट यहाँ से निकल लो। तो वो पुलिस के आने से पहले वो जो बैंक में उस व्यापारी के साथ थे वो भी, और जो उसके फार्म हाउस पे थे वो भी, वो निकल गए। तो इसमें सवाल ये होता है दोस्तों कि अब ईडी के नाम से इतने ज़्यादा फ्रॉड होने लगे। वैसे तो अब तक तो जितने फ्रॉड आपको नकली पुलिस वाले मिल जाएंगे, ये करते हुए चालान काटते हुए आपको कितने नकली पुलिस वाले मिलेंगे, नकली आपको वकील भी मिलते हैं, कार्ड छपवा लेते हैं। और गुजरात में तो एक पूरी की पूरी कोर्ट के बारे में सुनने में आया कि कोर्ट ही नकली थी, वकील भी नकली थे, और वो जो उनकी जमानत वगैरह वो भी नकली थी। लेकिन इस कोर्ट नकली की तो मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ जज नकली जरूर मिला है उसमें। और उसने जो जमानत जो दी है वो काफ़ी, उनकी जो जमानत थी वो बड़े अपराधियों को उसने जमानत दी है। तो ये छापेमारी हुई, गुजरात में नकली जज मिला है। और अभी थोड़ा महीना पहले आपको पता हुआ एक खबर आई थी कि बिहार के अंदर एक एसपी नकली था, ड्रेस भी नकली, वो आइडेंटिटी कार्ड भी, डॉक्यूमेंट भी सब नकली थे। और वो अपना चार्ज लेने के लिए, एसपी का चार्ज लेने के लिए एसपी ऑफिस में पहुंच गया। तो वो पुलिस को शक हुआ, क्योंकि उसकी जो पर्सनालिटी उससे मैच नहीं कर रही थी एसपी से, तो उनको शक हुआ, तो वो सारा खेल वो हो गया। तो अब दोस्तों थोड़ा मामला ये है कि आजकल ईडी का तो एक ऐसा चला हुआ है कि हर कहीं जहाँ पर भी जो भी थोड़ा सा काम करता है वहीं ईडी के छापे पड़ जाते हैं, खासकर विपक्ष में। बीजेपी वालों पर कभी ईडी के छापे नहीं पड़ते, लेकिन जो विपक्ष वाले हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, या फिर जो विपक्ष के नेताओं के समर्थक बिजनेसमैन हैं, वो उन पर अक्सर हम रोजाना ये खबर देखते हैं कि आज उस पर ईडी का छापा पड़ा, आज उसके ऊपर ईडी का छापा पड़ा। तो इसमें दोस्तों ये है कि ये इतना ज़्यादा सब कुछ क्यों हो रहा है, इतने ज़्यादा फ्रॉड क्यों हो रहे हैं, और क्यों नहीं ये पकड़े जाते, और क्यों नहीं इनको सजा होती। तो सवाल ये होता है दोस्तों। तो इसमें जहाँ तक मैंने इसको विवेचना की है या इसके ऊपर सोचने की कोशिश की है, मेरे हिसाब से इसका जो कारण है वो है बेरोजगारी। अब बच्चे पढ़े लिखे तो हैं, कोर्स तो कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं, डिग्री भी ले लेते हैं, लेकिन जैसा कि आपने हिंदू हृदय सम्राट जी उन्होंने कहा था 2014 में कि मैं मिनिमम गवर्नेंस का वो दूंगा, मिनिमम गवर्नेंस करूंगा। तो उन्होंने अपने वायदे को निभाया, और मिनिमम गवर्नेंस का मतलब कि मिनिमम सरकारी नौकरी, और उन्होंने सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर दिया, हर विभाग से सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर दिया। और रोजगार देने के नाम पे प्रधानमंत्री कौशल रोजगार योजना के नाम से ये 20-20 हज़ार रुपये के बच्चे इनकी अपॉइंटमेंट करने लग रहे हैं। अब 20 हज़ार रुपये में इस महंगाई के ज़माने में, जबकि टमाटर भी 100 रुपये किलो हो चुका है, प्याज भी 100 रुपये से ऊपर है, तो इसमें 20 हज़ार रुपये से होता क्या है। लेकिन तो फिर बच्चे उस जॉब को छोड़ के फिर अपराध की तरफ नज़र करते हैं और अपराध करने लग जाते हैं। कोई तो गैंगस्टर बन जाता है, कोई फ्रॉड, इसी तरह के फ्रॉड करने लग जाता है।
तो टेक्नोलॉजी में मास्टर होते हैं, तो फिल्मों से और सीरियलों से इस तरह का वो सीख लेते हैं और वो इसी तरह के जो है अपराध है, वो क्राइम है, वो करने लग जाते हैं। लेकिन अब इसमें ये भी सवाल है कि फिर क्राइम तो कर लेते हैं, लेकिन पुलिस क्यों नहीं पकड़ती और उनको सजा क्यों नहीं होती? तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि पुलिस अपराध इतने ज़्यादा हैं, पुलिस के पास स्टाफ इतना कम है कि वो किस किस को पकड़े। और अगर पकड़ भी लेती है तो आजकल पुलिस वालों के भी तो ये 20-20 हज़ार रुपये के एसपीओ के नाम से या होमगार्ड के नाम से ये भर्ती कर दें। ये इन का खुद का 20,000 रुपये में 18,000 रुपये में काम नहीं चलता है, तो ये कहाँ से अपराधियों के पीछे रहेंगे? तो ये भी उनके साथ वो कर लेते हैं। या पुलिस की जो कार्यशैली वो मजबूरी में ऐसी हो गई है कि वो अपराधियों का ही साथ देते हैं, अपराधियों को ही छोड़ते हैं। अब उनकी कार्यशैली कैसी है, मैं थोड़ा आपको एक दो उदाहरण देता हूं दोस्तों, आप समझ जाएंगे कि पुलिस की कार्यशैली क्या है और क्यों अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। एक तो दोस्तों मैं दो उदाहरण दूंगा आपको। एक तो अब मेरे साथ घटना घटित हुई थी और एक मेरे किसी जानकार के साथ हुई थी। मेरा वो जो जानकार था ना, वो पुलिस में ही था दोस्तों। तो उसके पास से उसने कोई गाड़ी देखनी थी, तो गाड़ी देखने के लिए उसने OLX पे अपना वो डाला, तो OLX पे उसने एक काफ़ी सस्ती गाड़ी दिखाई दी। तो काफ़ी सस्ती गाड़ी दिखाई देने उससे उसने कस्टमर से बात की। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम इतने में आपको गाड़ी दे देंगे, आप हमारे इतने पैसे 2.5 लाख रुपए या कुछ इतने थे, ये आप जमा करवा दीजिए और गाड़ी की हम आपको डिलीवरी कर देंगे। अब वो पुलिस में था तो उसको ये पता था कि मैं तो पुलिस में हूँ, मेरे साथ कौन क्या कर सकता है। उसने वो 2.5 लाख रुपए जमा करवा दिए। जमा करवाते उनका वो नंबर भी ब्लॉक, सब कुछ, और वो गायब हो गए। तब उसको ये पता चला कि ये ठगी हुई है, मेरे साथ ही ठगी हुई है। तो उसने थाने में किया। अब वो दिल्ली पुलिस में था लेकिन रहता था हरियाणा के अंदर। तो उसने हरियाणा जो उसका थाना लगता था वहाँ गया, तो थाने वालों ने कोई सुनवाई नहीं की, भले ही वो पुलिस का था। तो उसने अपने एसपी को कहा, तो एसपी ने हरियाणा के उस डिस्ट्रिक्ट के एसपी को कहा, तो उसका मामला दर्ज हुआ। और मामला दर्ज होते ही उन्होंने 24 या 36 घंटे के अंदर उस ठग को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ मैंने ये ठगी की है। और उसके 2.5 लाख रुपए तुरंत उसने वापस दे दिए और वो अरेस्ट करके ले आए। तो जब उसने पुलिस वाले ने कहा कि मेरी गवाही की जरूरत पड़ेगी, तो उसने अपना बताया। तो उसने कहा आपकी गवाही की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो बाद की बात है, आप जाइए, आपके पैसे मिल गए। खैर वो तो जाया, लेकिन इंतजार करता रहा कि कब गवाही होगी, कब वो कोर्ट में जाएगा। तो उसने एक बार पूछ लिया कि भाई वो जो केस था, तो उन्होंने कहा जी वो तो मामला रफा दफा हो गया, बात खत्म। फिर किसी ने बताया कि वो तो जी 2.5 लाख रुपए तो आपके थे, वो दे दिए, 5 लाख रुपए पुलिस वाले ले लिए। पुलिस वाले भी खुश, वो भी छूट गया, बात खत्म। तो ये पुलिस की कार्यशैली है दोस्तों। अब पुलिस अगर इस तरह की कार्यशैली करेगी तो अपराधियों के तो हौसले होंगे ही होंगे। अब मैंने ये कहा था कि मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि पुलिस ये सब जानबूझ के करती है। पुलिस की मजबूरी भी होती है, क्यों? क्योंकि पहली बात तो उसके पास स्टाफ नहीं है, दूसरा फिर ये है कि उसके पास संसाधन भी नहीं है। और जब कोई केस होता है और खासकर आउट स्टेट में जाना पड़ता है, दूसरी स्टेट में जाना पड़ता है, तो पुलिस को गाड़ी की भी ज़रूरत होती है, तेल की भी ज़रूरत होती है, रास्ते में खर्चे की भी ज़रूरत होती है। तो एक जो उसका जो खर्चा है सारा वो उसको मिलता है, तो बाद में मिलता है ईओ को, पहले खर्चा नहीं मिलता। और बाद में भी पुलिस के अंदर भी भ्रष्टाचार है, उसके बदले में भी पुलिस वाले पैसे लेके, कमीशन लेके 10% 20% लेके तब उसका बिल पास करवाते हैं। तो और जाना पड़ता है अर्जेंट। तो वो जो कोई बड़ा अपराधी होता है या कोई बड़ा ठेकेदार होता है, तो वो ऐसे में उसकी गाड़ी लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोई आम आदमी तो गाड़ी देगा नहीं। गाड़ी देगा तो कोई पैसे वाला या ठेकेदार या बिजनेसमैन देगा, कल को वो भी काम करवाएगा। तो मैं ऐसे किसी थाने में था, तो वहाँ पर उन्होंने किसी ऐसे इस तरह के आदमी, उसको मैं जानता था, तो उसकी गाड़ी के लिए फ़ोन किया। उसने कहा आज जी अभी भेज देता हूँ। और वास्तव में थोड़ी देर में गाड़ी विद ड्राइवर विद पेट्रोल वो गाड़ी आ भी गई। तो मैंने पूछा ये आदमी तो वो है? बोले है, लेकिन करें क्या? अब डिपार्टमेंट हमें देता नहीं, टाइम पे पैसे देता नहीं, तो हमें अभी जाना है, नहीं तो तब तक तो क्रिमिनल भाग जाएगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो कल को फिर ये आदमी भी तो आपसे काम लेगा इसके बोले? तो उन्होंने कहा बिल्कुल लेगा, और लेगा तो हमें इसका काम करना भी पड़ेगा। तो ये पुलिस की कार्यशैली मजबूरी में भी है दोस्तों। और मजबूरी में होने के कारण वो अपराधियों को, जब ये एक अपराधी है वो दूसरे को बताता तो उनके भी हौसले बढ़ते हैं। और वो पुलिस वालों से दोस्ती करके, उनको खर्चा करके, वो करके न वो बच जाते हैं, उनके हौसले बढ़ते हैं। तो दूसरों को पता चलता है तो उनके भी हौसले बढ़ जाते हैं। और उनको पता है कि पुलिस कुछ कार्रवाई करेगी नहीं, तो इसलिए किसी तरह का वो करो। अब साइबर क्राइम के मामले हैं, कितने मामले रोजाना मेरे तो हिसाब में अगर एक डिस्ट्रिक्ट में भी करें तो सैकड़ों और करोड़ों रुपए के और सैकड़ों ऐसे फ्रॉड होते हैं, लेकिन आज तक पकड़ा कोई नहीं जाता। शिकायत दर्ज करवाते हैं, शिकायत दर्ज 10-10 20-20 हज़ार रुपये के लिए अगर पुलिस वाले जाएंगे तो इतनी तो उनके पास है ही नहीं।
तो है क्या, तो उसके हौसले बढ़ते हैं। एक जमताड़ा फिल्म देखी होगी दोस्तों, उसमें यही दिखाया गया कि छोटे छोटे बच्चे भी कैसे साइबर क्राइम में लगे हुए हैं, और पुलिस आती है तो भाग जाते हैं, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करती, किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसे कार्रवाई ना होने से क्रिमिनल का वो बढ़ता है, हौसला बढ़ता है, और ये फर्जी ईडी वाले पैदा होते हैं। ईडी क्योंकि अब एक नया वो है, मोदी के राज में एक ईडी का भय, जो नया भय उत्पन्न हुआ है कि किसी भी व्यापारी के पास ईडी के छापे लग जाते हैं, किसी नेता के पास ईडी की टीम पहुंच जाती है। तो ईडी के नाम से अब ये नकली जो है क्रिमिनल पैदा होने लगे हैं। तो इसके लिए भी जिम्मेदार है तो वो हमारे बेरोजगार, और सरकार जिम्मेदार है जो इतनी बेरोजगारी कर रही है, नौकरी नहीं देने लग रही है। और उसमें पुलिस डिपार्टमेंट में इतने ज़्यादा वो पुलिस वाले नहीं है कि वो उनको पकड़ सकें। साइबर क्राइम अगर होता है तो इतने साइबर एक्सपर्ट नहीं है पुलिस के पास कि वो उनको पकड़ सकें। तो और बेरोजगार इतने ज़्यादा, सरकार अवेलेबल करवा नहीं रही। तो दोस्तों इस तरह के तो ये कांड ये होते ही रहेंगे। और इसमें इस देश के अंदर जो बेरोजगारी की दर इतनी ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से क्राइम की भी इतनी ज़्यादा बढ़ने लग रही है। आज आप देख रहे होंगे हर गांव के अंदर 70-80% बच्चे नशे की चपेट में हैं, 70-80% किसी न किसी गैंग से जुड़े हुए हैं, गैंगस्टर बने हुए हैं। और वो इतना ज़्यादा लूटपाट, इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं कि इस देश के अंदर आम आदमी को ये सोचना पड़ रहा है कि रहें तो कैसे रहें, और अपने आप को कैसे इन अपराधियों से बचाएं। क्योंकि इस देश की सरकार का है, बीजेपी का, वो सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है सरकार बनाना। सरकार बनाने के लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, लेकिन बाद में जो अपराधियों को पकड़ने के लिए, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए या रोजगार देने के लिए, इस विषय पर इस देश की सरकार है वो काम नहीं कर रही है। और जब तक काम नहीं करेगी, अपराधियों को नहीं पकड़ेगी, जब तक पुलिस को पावरफुल नहीं बनाया जाएगा, तब तक क्राइम ऐसे ही होते रहेंगे। या आज ईडी का एक जगह छापा लगा है, कल नकली ईडी का दूसरी जगह होगा, तीसरी जगह होगा, ये इस तरह के अपराध बढ़ते जाएंगे। ये तो सरकार ने सोचना है कि किस तरह इस तरह के अपराधियों पर कंट्रोल करें, और कैसे रोजगार दे के न हर डिपार्टमेंट में जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरें, ताकि जो काम है वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन लगता नहीं दोस्तों कि बीजेपी की सरकार में किसी को रोजगार मिलेगा। बीजेपी की सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है कि सरकार बनाना, साम दाम दंड भेद। तो आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि इस देश में क्राइम कंट्रोल होगा, उल्टा बढ़ता जाएगा, और आम आदमियों का जीना जो है इसी तरह दुर्भर होता जाएगा। वो जाए तो जाए कहाँ दोस्तों, ये आम आदमियों ने सोचना है। और इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि सरकार पर दबाव डाला जाए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी भी स्टेट में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या किसी और पार्टी। जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी तब तक इसी तरह के अपराध बढ़ते रहेंगे, हमारे बच्चे अपराधी बनते रहेंगे। और हम जो आम आदमी, आज चोरी को देख लो, कोई भी घर सुरक्षित नहीं है जिसको ये डर ना हो आगे मेरे घर में चोरी हो सकती है। हर जो घर का मालिक वो डरा हुआ है कि एक बार अगर हम कहीं बाहर भी चले जाएंगे, मंदिर तक भी चले गए, तब भी चोरी होने की संभावना है। और इस तरह की घटनाएं हैं दोस्तों। जब तक कि जनता जागरूक नहीं होगी, सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाएगी, तब तक सरकार कोई भी कदम नहीं उठाएगी। तो इसके लिए हमें ही जागरूक होना होगा, आप लोगों को जागरूक होना होगा। बस आज का यही विषय था दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों शेयर करें, और कमेंट जरूर करें। और विशेष निवेदन मेरा ये है कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं वीडियो बनाता रहूं, मेरा हौसला बनता रहे। इसके साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।